तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, सब्जेक्ट आपके सामने लिख रखा है फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का एग्जाम के बारे में जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से होने वाले हैं उन क्वेश्चंस को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन बताऊं उनको तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम में ज्यादातर उन्हीं के आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल भी बता दूंगा कि किस चैप्टर से कौन से टाइप का न्यूमेरिकल मिलने का चांसेस रहेगा, तो आप वो कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चैप्टर देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है, तो आपका जो फिजिक्स में पहला पार्ट है, ठीक है, फिजिक्स की जो पहली किताब है आपकी, उसमें जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, वो देख लीजिए। पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये है। ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। अब इस चैप्टर में, ये आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, पहला क्वेश्चन आप तैयार कर लेना है, Q बराबर एनी, इसका जो है यूज होगा न्यूमेरिकल में। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो इस सूत्र को पूरी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है आवेशों का क्वांटीकरण। क्या? आवेशों का क्वांटीकरण नियम, क्वांटीकरण नियम। ठीक है, ये अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसको भी बहुत जरूरत है, इसकी भी बहुत जरूरत है। ठीक है, आवेशों के क्वांटीकरण नियम, इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरीके की चीजें हमें मिलने की जरूरत है। देखिए, इसके बाद बिल्कुल इसी चैप्टर में एक चीज और आती है, कूलाम का नियम। ये आपसे लिखवाया जाएगा किसमें, लॉन्ग आंसर में इसके मिलने के चांसेस रहेंगे। कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, इसके बाद कूलाम का नियम हो गया। ये तीन क्वेश्चन मैंने बताए हैं अभी तक, इन तीनों को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए, इनको तैयार करना ही करना है, जितने बताते जाऊंगा इनको तैयार करना ही करना है। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, ये भी पढ़ लीजिएगा। वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चीज देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, ये मैंने 4 क्वेश्चन मार्क करा दिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। अब देखिए, इसके बाद क्या आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। और इससे जुड़ा जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इससे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय और निरक्षीय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आप लोगों को देख लेंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गए तो मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्टैट साइड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हमें इसी प्रकार से क्वेश्चंस और देखेंगे जिनको हमें करना है। ठीक है, और इसके बाद फिर आप चलेंगे दूसरे चैप्टर में। दूसरे चैप्टर जो है वो पूर्ण रूप से किस पर आधारित है दोस्तों, दूसरा चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। आपका दूसरा चैप्टर जो आता है, इसी का दूसरा पार्ट है, उसको बोलते हैं कूलाम का जो नियम है ना, गॉस की प्रमेय। किसकी? गॉस की प्रमेय। कूलाम का नियम बता दिया है, उसको याद कर लेना अच्छे से। गॉस की प्रमेय, किसकी? गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय में क्या चीजें हैं, सबसे पहले आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो ई होती है आपकी, ये कैसी होती है भैया, Q/ε0, ये फॉर्मूला होता है इसका।
तो इस चीज को याद रखना। इसके लिए देखिए गॉस की प्रमेय लिखने के लिए आ सकती है तो उसको बिल्कुल आप आराम से लिख सकते हो, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या चीज लिखने को मिल जाएगी आपको, इसका जो गॉस की प्रमेय है इसका सत्यापन पूछ लेगा, वाह लगा के आप लिख सकते हैं इसका सत्यापन। क्या लिख सकते हैं? सत्यापन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका दूसरा, एक क्वेश्चन और हो गया। तो ये क्वेश्चन जो लिखते जा रहा हूं ना, ये पहला, ये दूसरा, 4 अभी बताए थे, ये और बता रहा हूं, जो बता रहा हूं बस लिखते जाना ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं। चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 4 बता चुका हूं, ये 5वां और ये 6, जितने बताऊंगा सब लिखते जाना, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। इसके बाद फिर आप एक चैप्टर है, इसमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आपको जितनी चीजें बताई हैं बस इतनी चीजें याद रखनी है। जितनी चीजें बता दी हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में उतनी चीजें याद रखनी है। यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में मैंने आपको 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं, वो 5 क्वेश्चन तैयार कर लेना और उन 5 क्वेश्चन से जुड़े न्यूमेरिकल तैयार कर लेना, जिसमें आता है न्यूमेरिकल किससे जुड़ा हुआ, Q बराबर N से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल बताया मैंने। उसके बाद कूलाम बल के नियम से जुड़ा न्यूमेरिकल याद करना, यानी कि प्रैक्टिस करके देख लेना कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से जुड़ा न्यूमेरिकल देख लेना। न्यूमेरिकल वाले बता रहा हूं, कूलाम के नियम से जुड़े जो भी न्यूमेरिकल है वो करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद कूलाम के नियम से, ठीक है, और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जुड़े न्यूमेरिकल देख लेना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जुड़े न्यूमेरिकल, ठीक है, ये वाले देख लेना। जुड़े आंकिक प्रश्न, हिंदी में बोलते हैं न्यूमेरिकल को क्या, आंकिक प्रश्न, ठीक है, ये देख लेना। अब इसके बाद क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जुड़े आंकिक प्रश्न हो गए, कूलाम बल के नियम से जुड़े आंकिक प्रश्न हो गए। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जुड़े ये हो गए और आपके कूलाम बल से जुड़े हुए ये हो गए, और Q बराबर N। ये 3 प्रकार के न्यूमेरिकल बस देख लेना पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर में बस इतना ही, इससे आगे और कुछ मत पढ़ना। पहले चैप्टर में इतना पढ़ लिया, समझ लीजिए कमाल हो जाएगा इतने में ही, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर के बारे में। दूसरा चैप्टर है आपका स्थिर वैद्युत विभव। क्या है दूसरा चैप्टर आपका? वैद्युत विभव। इसको स्थिर वैद्युत विभव भी कहते हैं। तो आपका जो चैप्टर क्या है दूसरा, नाम कर दीजिए चैप्टर का, दूसरा चैप्टर आपका क्या है, स्थिर वैद्युत विभव। आपकी कॉपी में वैद्युत विभव चैप्टर नाम दिया गया होगा इसके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं स्थिर वैद्युत विभव, ये चैप्टर है। इसमें सबसे पहले क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो वही बताऊंगा जो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपसे विभवांतर और विभव में अंतर, क्या क्वेश्चन बनेगा पहला, विभवांतर तथा विभव में अंतर, ठीक है, ये क्वेश्चन पहला रहेगा आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी क्वेश्चन से क्या होगा, आपकी 2 चीजें तैयार हो जाएंगी। एक तो आपको विभवांतर पता चल जाएगा, दूसरा आपको विभव पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। और एक विभव जो होता है, विभव किस प्रकार की राशि होती है, विभव किस प्रकार की राशि है, ठीक है। इस पे और एक बात देख लेना, क्योंकि ये अदिश कैसी होती है, अदिश होती है। अदिश होने से इसका क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये 1 नंबर का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके 5 नंबर तैयार करा देगा। कैसे? क्योंकि विभव अदिश राशि होती है, तो अदिश राशि होती है तो क्या होगा, मान लो कोई पृष्ठ है तो उस पे मान लो ये B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये अलग अलग क्या है, विभव उपस्थित हैं। तो विभव जब अदिश राशि है तो ये क्या होगा, जो इस पृष्ठ पर कुल विभव होगा B, वो इन चारों के योग के बराबर हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ये हो जाएगा। तो ये इस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो वो न्यूमेरिकल जरा देख लीजिएगा ध्यान से अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहली बात बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, वैद्युत विभव, इसका अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला,
अक्षीय स्थिति में सूत्र का निगमन, सूत्र का निगमन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र का निगमन, ये देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि वैद्युत विभव का अक्षीय स्थिति में सूत्र का निगमन, ये किसके कारण होगा ये भी बता देता हूं। ये होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। किसके कारण होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण होता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन बन गया। अब निरक्षीय स्थिति में क्यों नहीं आएगा? ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन सकता कि निरक्षीय स्थिति में सूत्र का निगमन करें, क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वहां पे एक कंडीशन होगी, जो बी होगा वो बराबर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसका रीजन है क्योंकि ये जो विभव है, विभव ये आपका अदिश राशि होती है। कैसी होती है? अदिश राशि होती है। तो जब अदिश राशि होती है तो आप एक बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का फॉर्मूला जब लगाओगे, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1/R, ये फॉर्मूला जब लगाओगे ना, तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद क्या होगा, एक तो प्लस का होगा क्योंकि प्लस आवेश के कारण होगा, एक माइनस आवेश का होगा। तो ये माइनस ये Q क्या होगा, ये पूरा कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस का बचेगा, इधर इतना ही माइनस का बचेगा, तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और गुणा में जो भी बचेगा वो 0 हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए इसके जो निरक्षीय स्थिति में वैल्यू रहती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। आगे आता है आपका चैप्टर नंबर 3 धारिता। बस स्थिर वैद्युत विभव में इतनी ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं। स्थिर वैद्युत विभव में आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है। और उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी बता देते हैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लेना, पीछे वीडियो हटा के ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। तीसरा चैप्टर है आपका वैद्युत धारिता। क्या चैप्टर है? चैप्टर का नाम वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, इसकी बात करते हैं। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपकी वो रहेगी कि वैद्युत धारिता क्या होती है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। वैद्युत धारिता क्या होती है? वैद्युत धारिता क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि वैद्युत धारिता क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन चैप्टर के नाम पे बन जाएगा, वैद्युत धारिता क्या है। बिल्कुल 2 नंबर में डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकती है, तो याद कर लेना इसको, ठीक है। इसके मात्रक भी इसके याद कर लेना, 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, वैद्युत धारिता और उसके मात्रक, ठीक है, ये बात। उसके बाद क्या है? गोलीय चालक के कारण। देखिए वैद्युत धारिता की परिभाषा याद कर लीजिएगा, मात्रक याद कर लीजिएगा, और इससे जुड़े आंकिक प्रश्न जरूर सॉल्व करना, यानी कि आंकिक प्रश्न जरूर इसके सॉल्व करके देखना, क्योंकि वैद्युत धारिता आपसे पेपर में निकलवाई जा सकती है। तो ये क्या हो गया? पहला प्रश्न हो गया, ये आपका मात्रक पता होना चाहिए। ये आपके दूसरे टाइप के प्रश्न हो गए। तीसरे टाइप के प्रश्न बताते हैं आप कि तीसरे टाइप के किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, ये देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता क्या होती है और इसको प्रभावित करने के कारक। इस क्वेश्चन को भी इसी में ऐड कर लीजिएगा, इसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, वो भी इसी में ऐड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन ये हो गए। चौथा एक और देख लीजिए यहीं पे, चलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी से जुड़ा। संधारित्रों का समायोजन नहीं पूछा जाता है, इससे जुड़ा न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाएगा। यानी कि समायोजन से जुड़ा न्यूमेरिकल, संधारित्रों के समायोजन से जुड़ा न्यूमेरिकल, समायोजन से जुड़ा न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसको देख लेना, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन बता दिए, अभी और बताते हैं। इसी चैप्टर में और क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बढ़िया चैप्टर है वैद्युत धारिता, इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेना जितने बताए जा रहे हैं आपको, ठीक है।
समझिए इसके बाद आपको क्रम बता दिया। देखिए मैं जैसे बता रहा था कि क्या होगा, ऐसे करके संधारित्र मिल जाएगा, ऐसे परिपथ होगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे करके कुछ कुछ ऐसे टाइप से, मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आपके संधारित्र जुड़े होंगे, बैटरी से उनका ऐसे करके कनेक्शन हो जाएगा और आपसे कहेगा कि इसकी तुल्य धारिता क्या करो। तो मतलब इस तरीके से आपको परिपथ में संधारित्र को जोड़ के दे दिया जाएगा, आपको वहां पे निकालना होगा। आप बोलोगे ये दोनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं, ठीक है, ये श्रेणी क्रम में, ये वाले श्रेणी क्रम में है। आप बिल्कुल ऐसे ही इनकी निकालोगे कि कौन से श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है, फिर उनको परिपथ को संशोधित करोगे बार बार और फिर उनके वैद्युत धारिता जो होगी वो निकाल लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वैद्युत धारिता से जुड़े न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये लिखने को आ सकती है, ये लिखने को आ सकती है, क्या आ सकती है, आवेशित चालक की, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये लिखने को आ सकती है, तो इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद इससे जुड़ा न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी देख लेना, जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये चीजें फिलहाल देखना ही देखना है बिल्कुल, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से भी आप जो चाहे वो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इनको खासकर तैयार करके जाना। उसके बाद चैप्टर आता है आपका चौथा चैप्टर, बस इतनी चीजें याद रखनी है इस चैप्टर में, वैद्युत धारिता में जो बताई है आपको। उसके बाद चैप्टर चौथा आता है आपका वैद्युत चालन। क्या आता है चैप्टर, वैद्युत चालन, वैद्युत चालन। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जल्दी जल्दी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है धारा घनत्व, और समझिए पहला क्वेश्चन इसमें है इंपॉर्टेंट, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा घनत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। धारा घनत्व पूछ लेगा आपसे। उसके बाद समझिए धारा घनत्व का पूरी जानकारी, धारा घनत्व है सो है इसके बारे में। उसके बाद अनुगमन वेग तथा माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ क्या है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है ये आपका इस चैप्टर से। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसी चैप्टर से है बिल्कुल, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन इसमें और लेते हैं एक, बिल्कुल देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब हम लेने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ओम का नियम। कौन सा है, ओम का नियम है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ओम का नियम ये भी पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। किस पे निर्भर करता है, प्रतिरोध पे निर्भर करता है। तो ये इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। ओम का नियम ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये धारा घनत्व ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये अनुगमन वेग तथा माध्य मुक्त पथ ये भी सारी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। किसी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन और देखते हैं। बिल्कुल वैद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता क्या होती है, एक जरूर पूछ ली जाएगी आपसे। वैद्युत चालकता तथा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, इन दोनों में से आपसे एक पूछ ली जाएगी। तो दोनों में से एक, दोनों को तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
और इनके मात्रक बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि मात्रक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वैद्युत शक्ति क्या होती है, और एक वेट 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट क्या है। इसको और पढ़ लेना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 यूनिट का मतलब मैं आपको बता देता हूं कितना, 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं दोस्तों, 3.6 × 10⁻6 जूल। ये वैल्यू याद रखना क्योंकि ये 1 यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा ये भी हो गया हमारा। प्रतिरोधों के समायोजन, जैसे संधारित्रों का समायोजन से जुड़ा न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरीके से है। तो प्रतिरोधों का समायोजन भी उसी प्रकार से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके परिपथ यहां पे समझ लो। इतने क्वेश्चन ये नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इनका भी। मैं बताता हूं प्रतिरोधों का समायोजन कैसे होता है। प्रतिरोध कैसे होते हैं, ऐसे करके होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये होगा ऐसे। ठीक है, फिर ये तार खींचा नीचे, फिर ये जुड़ा, फिर ये, फिर ऐसे 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 करके ये प्रतिरोध जुड़ा, फिर यहाँ पे बैटरी लगा दी ऐसे करके, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये प्रतिरोध लगा दिया। और आपसे बोलेगा कि परिपथ में जो इनका तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात कर दो। तो उसके लिए सिंपल बात है भाई, यहाँ पे ये आपके श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये दो आपके जो हैं, ये दो आपके किसमें, समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल संशोधित कर करके परिपथ को आपको इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल के दे देना है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन प्रतिरोधों के समायोजन से बनते हैं, तो आप देख लेना इनको अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल और बता देते हैं। आपने देखा होगा कि बल्ब के पीछे लिखा हुआ होता है ऐसे करके, ये लिखा होगा इस प्रकार से 600 वाट और 120 वोल्ट ऐसे करके लिखा होता है। तो इससे जुड़े न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। इससे जुड़े न्यूमेरिकल को और तैयार कर लेना, आपकी कॉपी में होंगे तो उससे जुड़ी हुई न्यूमेरिकल और तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर चेंज करते हैं। चैप्टर है सरल परिपथ। कौन सा चैप्टर आता है, सरल परिपथ। इसके बाद चैप्टर आता है सरल परिपथ। सरल परिपथ, परिपथ ये चैप्टर है आपका। इसमें देखिए सबसे पहली बात, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपको याद करने लायक, जो आपको याद रखनी है, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। इसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी पढ़ लेना, प्रभावित करने वाले कारकों को भी पढ़ लेना है। सेल के आंतरिक प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारकों को भी पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद समझिए, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, इसके बाद आपको पढ़ लेने हैं किरचॉफ के दोनों नियम। किरचॉफ के दोनों नियम आपको पढ़ लेने हैं। किरचॉफ नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनके आपको दोनों नियम पढ़ लेने हैं, किरचॉफ के नियम। ठीक है, दोनों नियम में पहला आपका आता है धारा का नियम, संधि का नियम जिसे कहते हैं, धारा का नियम। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है वोल्टता का नियम। किसका, वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। लूप का नियम भी इसको कहा जाता है। किसका कहा जाता है, लूप का नियम। तो ये याद रखना। ठीक है, इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन सेतु व्यवस्था क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपसे 2 नंबर में भी पूछी जा सकती है और पूरे लॉन्ग में भी पूछी जा सकती है, तो आप उसको तैयार कर लेंगे, व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहां पे क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु क्या है। ठीक है, इस पे आपसे पूछ लेगा तो इसको अच्छी तरीके से
आपको डेरिवेट कर देना है, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन बनता है मीटर से टू, मीटर से टू, इसको भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी तैयार कर लेंगे। ये व्हीटस्टोन सेतु के ऊपर ही बना हुआ एक उपकरण है, यानी कि इसी से रिलेटेड है पूरी तरीके से। तो दोनों तैयार कर लेना अच्छी तरीके से, एक पूछे जाने के चांसेस रहेंगे आपके, ठीक है। बिल्कुल, चलिए ये हो गई आपकी पहली बुक खत्म। पहली बुक में इतने क्वेश्चन थे। सेकंड बुक में चलते हैं आप जल्दी से आगे, ठीक है। आप चलते हैं सेकंड बुक में, सेकंड बुक में आगे चलते हैं। चलिए सेकंड बुक में सबसे पहला आपका चैप्टर आता है प्रकाश का अपवर्तन। कौन सा है? प्रकाश का अपवर्तन है पहला, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन है पहला चैप्टर आपका। अब इसमें क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट वो पहले मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है आपके। सबसे पहले मार्कर में इंक भर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बताते हैं आपको क्वेश्चन कौन कौन से इंपोर्टेंट है। क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है ना बिल्कुल भी अब, इसीलिए भर लेते हैं इसमें से। चलिए मार्कर में स्याही हो गई है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम प्रकाश का अपवर्तन। ये आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। पूरा नाम इसका लिख देते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर का जो नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन। अब सही दिखेगा, अब सही दिखेगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चैप्टर का नाम याद हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कौन कौन से इंपोर्टेंट बनने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा जो वो मैं बता रहा हूँ आपको, तो देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा आपसे इसमें बनेगा कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें, मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दोनों तैयार कर लीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी और क्रांतिक कोण भी, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पूछे जाएंगे आपसे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। आपसे स्नेल के नियम की व्याख्या करा लेगा। स्नेल का नियम याद कर लीजिएगा, इसको sin i बटे sin r बराबर 1/2 होता है, ठीक है, स्नेल का नियम। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, इसी प्रकार से होगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, उसको परम अपवर्तनांक के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से। प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य, क्या तरंग दैर्घ्य और आवर्ती, इनमें संबंध, रिलेशन, ठीक है, तीनों में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पूछा जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, आवर्ती और चाल में रिलेशन, ये पूछा जाएगा, ठीक है। पांचों क्वेश्चन हो गए, इनका स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, चलिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इससे देखिए अपवर्तनांक जो होगा, अपवर्तनांक, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो रिलेशन मैंने अभी बताया था कि चाल, तरंग दैर्घ्य और आवर्ती,
और अपवर्तनांक, इनमें क्या होगा, सीधे सीधे इनसे जुड़े न्यूमेरिकल भी बन जाएंगे। इनसे जुड़े क्या होगा, न्यूमेरिकल, यानी कि आंकिक प्रश्न भी देख लीजिएगा आप। क्या देख लीजिएगा, आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न भी देख लीजिएगा, ठीक है। इससे जुड़े आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। आंकिक प्रश्न भी देख लीजिएगा। क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया, ठीक है। अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र की व्याख्या, मतलब अपवर्तन सूत्र का निगमन, अपवर्तन सूत्र का निगमन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निगमन फॉर्मूला होता है 1/b माइनस n/b माइनस 1/u बराबर n-1, ठीक है। ऐसे करके ये फॉर्मूला होता है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। ये अपवर्तन पृष्ठ का फॉर्मूला होता है ये f होता है, ठीक है, इसके बटे में n-1 यहाँ पे होता है n-1/f, तो ये देख लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला अपवर्तन सूत्र का निगमन, इसको भी बहुत ही जरूरी है, देख लेना। और ये देखिए दोस्तों, जो गोलीय पृष्ठ होते हैं यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो दोनों में से किसी के लिए भी आ सकता है, लेकिन दोनों के लिए सूत्र जो है वो सेम है, बस निगमन करने का तरीका चेंज हो जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोनों के लिए आप अच्छी तरीके से देख लेना, एक की तरह, मतलब एक का आपको मिल ही जाएगा लगभग, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस, गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस जो होते हैं उनका मतलब पूछ लेगा कि गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस कौन कौन से होते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है, लेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र का निगमन, ये भी आप देख लेंगे, ठीक है। लेंस मेकर के सूत्र का निगमन, इसको पतले लेंस का सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पतले लेंस का सूत्र, पतले लेंस का सूत्र, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसी से जुड़े न्यूमेरिकल भी होंगे, जो मैंने अभी बताए हैं आपको, जो फॉर्मूले बताए थे गोलीय अपवर्तन पृष्ठ के लिए फॉर्मूला, और ये मैंने लेंस के लिए अभी लेंस मेकर फॉर्मूला बताया था, इसी से जुड़े हुए न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वैल्यू देखकर आप पता कर लोगे कि कौन सा सूत्र यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। वही उसी से जुड़े हुए आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएंगे। यहाँ पे एक कंडीशन पूछ ली जाती है कभी कभार, वो भी याद रखना कि जो वायु का जो, ठीक है, वायु का वो साबुन का बुलबुला, किसका बुलबुला होता है, साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला जल में अवतल तथा वायु में उत्तल की भांति क्यों व्यवहार करता है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि साबुन का जो बुलबुला होता है वो जल में अवतल की भांति और वायु में उत्तल की भांति क्यों व्यवहार करता है, ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, आपकी कॉपी में इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। लेंस की क्षमता, इससे जुड़े न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। क्या, लेंस की क्षमता, तो इससे जुड़े न्यूमेरिकल भी तैयार कर लेना। पावर ऑफ लेंस, ठीक है। प्रिज्म, प्रिज्म से जुड़े प्रिज्म से जुड़े प्रश्न, प्रिज्म से जुड़े प्रश्न कौन कौन से हैं बता रहा हूं, समझ लीजिए। प्रिज्म से जुड़े प्रश्न सबसे पहले आपका आएगा वर्ण विक्षेपण, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, उसके बाद कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है। कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण, ये दोनों घटनाएं आपको अच्छी तरीके से कर लेनी है, ठीक है, बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा लेनी है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। अपवर्तनांक का सूत्र,
ठीक है। इससे जुड़े न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इंद्रधनुष वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों प्रकार के इंद्रधनुष, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। और नियम, अब नियम की बात करते हैं कि नियम कौन कौन से जरूरत है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नियम में बात करेंगे लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। किसका? लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, प्रकीर्णन नियम, ठीक है। लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं क्या है। सूक्ष्मदर्शी में आपको केवल एक का याद कर लेना है, परावर्ती दूरदर्शी। इसको पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि इससे जुड़े क्वेश्चंस ज्यादा बनने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये क्या करती है, गोलीय विपतन और वर्ण विपतन के दोषों को दूर करके प्रतिबिंब बनाती है, परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बनाती है, एक जगह पे प्रतिबिंब बनाती है और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाती है। इसलिए इसके आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो परावर्ती दूरदर्शी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा देख लीजिएगा। सूक्ष्मदर्शी हो, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा विभेदन सीमा दोनों देख लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विभेदन सीमा, इनसे जुड़ा न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अब चैप्टर चेंज होगा आपका प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ये चैप्टर है और इससे जुड़े जो भी सब आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो बता दिए जाएंगे आपको। चलिए, चैप्टर है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। कौन सा है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, ये आपका चैप्टर है। इससे जुड़े देखिए क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आपको दो लोगों के नियम बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। पहला तो न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, ठीक है। न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी के नियम पे आधारित है इनके अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या। ये क्वेश्चन भी आपको समझ लीजिए, यहाँ पे जितना बता रहा हूं इन्हीं में से मिलने वाला है, ठीक है। व्याख्या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन देखिए किसी प्रकार से है, अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या होगा। फिर देखिए इसके बाद अलग अलग से चैप्टर बनाए गए हैं। हालांकि ये बिल्कुल एक टॉपिक में पढ़ने वाली चीजें हैं, लेकिन इनके लिए पर्टिकुलर चैप्टर बनाया गया है। विवर्तन और व्यतिकरण और तरंग अध्यारोपण का सिद्धांत, बिल्कुल अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन इनमें एक एक बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा इसमें, ठीक है। जो मैं अभी चैप्टर बता रहा हूं आपको व्यतिकरण, इसमें आपको क्या पढ़ना है? अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है। केवल व्यतिकरण में, व्यतिकरण जो आपका चैप्टर है इसमें आपको क्या पढ़ना है? केवल अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत ये पढ़ लीजिएगा। देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन तो नहीं है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता, आयाम व तीव्रता, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या है। बिल्कुल व्यतिकरण पढ़ लीजिएगा। व्यतिकरण एक नंबर में, एक या दो नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्यतिकरण क्या होता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं।
व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, इसके लिए आवश्यक शर्तें भी देख लीजिएगा इसकी आवश्यक शर्तें, क्योंकि ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग में बनाने के लिए क्या करेंगे कि व्यतिकरण का वर्णन कीजिए तथा आवश्यक शर्तें भी दर्शाइए, बताइए कि मतलब क्या शर्तें जरूरी हैं जो व्यतिकरण वहां पे होगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन देख लिए। अब इनके बाद चलिए इनको स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। व्यतिकरण के लिए हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे लिए। बिल्कुल इनसे चैप्टर से जुड़े न्यूमेरिकल भी हैं, डीप फ्रिंज या डीप फ्रिंज की दूरी है निकालने वाला, तो वो न्यूमेरिकल भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विवर्तन चैप्टर है। विवर्तन में क्या करना है, विवर्तन में आपको विवर्तन, ठीक है, विवर्तन आपका चैप्टर है, ऐसे नहीं लिखा है, विवर्तन। अब विवर्तन में क्या करना है, सबसे पहले तो यही चैप्टर का नाम यानी कि विवर्तन ही आपको पढ़ लेना है, क्योंकि विवर्तन क्या होता है पूछ लिया जाएगा कि विवर्तन की घटना क्या होती है, वर्णन करें, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और बस केवल विवर्तन में केवल बस विवर्तन को आपको याद कर लेना है, और बाकी और कुछ भी नहीं इससे आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। विवर्तन में केवल विवर्तन की घटना को आपको याद कर लेना है क्या होती है। उसके बाद बात करते हैं विकर्ण तथा द्वैत प्रकृति, ठीक है। विकर्ण तथा द्वैत प्रकृति, विकर्ण तथा द्वैत प्रकृति, ये जो है चैप्टर आपका, इसमें देखिए सबसे पहली बात आपको इसमें क्या पढ़ना है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरी बात इसमें आपको क्या पढ़ लेनी है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इसको भी पढ़ लेना है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को। तीसरा देखते हैं इसके आगे, बिल्कुल देहली आवर्ती तथा देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, देहली आवर्ती तथा देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, बिल्कुल आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या करने को आ जाती है कि आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, कौन सी, प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। पांचवा देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, उत्सर्जन के नियम, ठीक है, नियम, ये देख लीजिएगा, इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इनके बाद। बिल्कुल आधी चीजें तो आपको पहले से ही इसमें मालूम रही होंगी, क्योंकि पहले से ही पता होगा। इनसे जुड़े न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाएंगे, देहली आवर्ती, देहली तरंगदैर्घ्य निकालने वाला, दे ब्रॉगली तरंग क्या होती है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, दे ब्रॉगली तरंग, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा, दे ब्रॉगली तरंग, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद चैप्टर चेंज होता है परमाणु की संरचना, ठीक है, परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की व्याख्या, परमाणु की संरचना, ये है आपका चैप्टर नेक्स्ट, परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की व्याख्या। पूरा नहीं लिख रहे हैं, केवल हम जो चीजें जरूरत है वो लिख रहे हैं। इसमें सबसे पहले रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन है, ठीक है, इसको याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे परमाणु के आकार का आकलन नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद और चीजें देखते हैं कि क्या क्या जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद इनका परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का ही, इनका परमाणु मॉडल। तीसरा बोर का परमाणु मॉडल, इतना ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नजर मार लेना उस पर भी, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमों की व्याख्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमों की व्याख्या, ये क्वेश्चन देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही जो आपकी 5 श्रेणियां होती हैं ना,
उन श्रेणियों को अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार से क्या क्या है। फिर इसमें बस और कुछ नहीं है, वो मैंने बताया था स्पेक्ट्रमों की व्याख्या में आपके लिए ब्रैकेट श्रेणी, फुल श्रेणी, पार्शन, बामर वगैरह ये सारी चीजें हैं, तो वो उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। स्पेक्ट्रमों की व्याख्या में ही आ जाएगी वो सारी चीजें हमको। तो ये चैप्टर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे चैप्टर है आपका संधि डायोड। कौन सा चैप्टर? संधि डायोड। संधि डायोड में देखिए, ये शायद आपका लास्ट चैप्टर है इसके बाद से, संधि डायोड। इसके बाद तृतीयावर्ती धारा है, चैप्टर और है संधि डायोड। संधि डायोड में आपको पढ़ लेना है पीएन संधि डायोड क्या होता है, मतलब अचालक पढ़ने हैं, मतलब आपको अर्धचालक पढ़ने हैं। अर्धचालक जिसमें आपको कौन कौन से पढ़ लेने हैं? पी टाइप और एन टाइप। ये क्या होते हैं? इनसे जुड़ के बनता है आपका डायोड, जिसे हम क्या कहते हैं, नाम देते हैं पीएन संधि डायोड। तो इसके बारे में भी पढ़ लेना है। कितने क्वेश्चन बने? पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के तीनों आपको देख लेंगे, ठीक है। बिल्कुल। इसके बाद डायोडों का संयोजन यानी कि अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत। कौन सा? उत्क्रम अभिनत। दोनों स्थितियां देख लेना क्या होता है दोनों स्थितियों में। एक में तो आपको कहानी लिखने को आ ही जाएगी, ठीक है। अग्र अभिनत और पश्चिम अभिनत, ये चौथा हो गया। इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इतनी सारी चीजें बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड डिष्टकारी। संधि डायोड डिष्टकारी के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि डिष्टकारी में क्या होता है। दोस्तों डिष्टकारी में मैं बता दूं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अर्ध तरंग और दूसरा होता है पूर्ण तरंग। अर्ध तरंग का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है कि ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर नहीं, मतलब इधर नीचे नहीं आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये अर्ध तरंग का होता है। पूर्ण तरंग का कैसे होता है? ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये पूर्ण तरंग का होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेना। पूर्ण तरंग डिष्टकारी और अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग डिष्टकारी पढ़ लेना बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे है एलईडी। एलईडी क्या होता है? एलईडी होता है लाइट इमिटिंग, LIGHT, लाइट इमिटिंग डायोड, DI डायोड। ये चीज अच्छी तरीके से पढ़ लेना क्या होता है, ठीक है। एलईडी के बारे में पढ़ लेना और बस आपका काम खत्म होता है यहीं पे। इतनी सारी चीजें अगर आपने पढ़ ली तो समझ लीजिए आप फिजिक्स में जो चैप्टर आपका कल का जो नेक्स्ट पेपर होगा फिजिक्स का आपका, उसमें आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। बस इतनी सारी चीजें अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।